Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Vanya Narain, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. आप लोग अभी जो टेक्सोनॉमी है वो पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन जो है वो भी पढ़ चुके हैं. आई एम श्योर आप सारे ओबीडियंट स्टूडेंट्स हैं, अच्छे बच्चे हैं. तो जो पुराना हमने किया हुआ था वो आपने थोड़ा सा ब्रश कर लिया है. तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो हम उसी पे आगे बढ़ने वाले हैं जो हमें कार्ल लाइनस साहब ने बताया था, जो उन्होंने कॉइन किया था और जिसकी वजह से वो इतने फेमस हैं कि उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है. ओके, तो आज आप समझ ही गए होंगे, मैंने इसका रेफरल दिया था. तो आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि अभी तक आपको ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है. आपने यूं गेस कर लिया होगा कि मैम क्या पढ़ाने वाली हैं. ओके, that is why you are such intelligent, such good students, and that is why I am very sure कि आप लोग जब पढ़ेंगे और आप लोग IGKO देंगे तो सब बहुत अच्छे से एक्सेल करने वाले हैं. You are right, हम पढ़ने वाले हैं binomial nomenclature, right? Binomial nomenclature, जिसके लिए कार्ल लाइनस का इतना बड़ा नाम है, जिसकी वजह से उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है और जिसकी वजह से आज तक भी ये जो हम लैटिन नाम सुनते हैं, नॉर्मल जो स्पीशीज होती हैं उनके लैटिन नाम होते हैं ना, वो जो है उसका जो श्रेय है वो इसी पद्धति को दिया जाता है. ओके, तो लेट्स बिगिन विद दिस. अब ये बेसिकली होता क्या है, ये हम बहुत सारा इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, तो हम इसका इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लेते हैं. टैक्सोनॉमी में जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बेसिकली, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का सिंपल सा मतलब होता है टू टर्म नेमिंग सिस्टम. ठीक है, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? टू टर्म नेमिंग सिस्टम. इसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर, टू नेम नोमिंग सिस्टम इसलिए कहा जाता है, या बाइनरी नोमेनक्लेचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो नाम है. बाइनरी मतलब क्या? दो, सीधा सा. तो इसको बायनोमियल भी कहा जाता है और बाइनरी भी कहा जाता है. तो बाय तो आपको मालूम है ना, जब हम बाय की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है? जब हम दो को रेफर कर रहे हैं, राइट? तो इसको बाइनरी नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है. और ये बेसिकली फॉर्मल सिस्टम है नेमिंग का. और किसकी नेमिंग का? स्पीशीज की, लिविंग थिंग्स की, जो कि दिया जाता है. जो साइंटिफिक नेम होता है, जिसको हम कहते हैं ना साइंटिफिक नेम, वो होता है इस तरह से. हम दो उसमें पार्ट में इसको नाम देते हैं और दो पार्ट में ये कंपोज होता है और दोनों ही लैटिन होते हैं और ग्रामेटिकल फॉर्म्स होते हैं. ठीक है, दो ही नाम लैटिन्स में दिए जाते हैं, ग्रामेटिकल फॉर्म्स में दिए जाते हैं और दो पार्ट में होता है. टेक्सोनॉमी जो है, अब टेक्सोनॉमी मैंने वैसे तो आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी आप इसकी चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं. Taxonomy is a biological science which deals with the identification, nomenclature and classification of organisms. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं. टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी बायोलॉजिकल साइंस है. काहे से डिस्कस करता है, काहे में डील करता है? ये डील करता है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स का. तो ये तीन चीज़ों में डील करता है. पहला है आइडेंटिफिकेशन, कौन सी स्पीशीज़ है, किस तरह की स्पीशी है, कौन सी प्रजाति है, कौन से उसमें फॉल कर रही है, ये आइडेंटिफिकेशन. नोमेनक्लेचर, नाम, नेमिंग सिस्टम. और थर्ड क्लासिफिकेशन. इसका आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान करना है ना, और क्लासिफिकेशन मतलब किस कैटेगरी में फॉल कर रही है, और नोमेनक्लेचर तो आपको मालूम है नाम. तो ये तीन बेसिस पे जो क्लासिफाई करता है उसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी. अब one of the functions of taxonomist or systemist is to provide a scientific name for every living creature. अब taxonomist जो होते हैं, या उनको systemist भी बोला जाता है, वो basically specialized लोग होते हैं इस particular field के. और उनका काम क्या होता है कि वो हर जो प्रजाति है, जो species है, जो living organisms है, उसको नाम देना है उनको. ठीक है, the need for a uniform international system of naming is obvious. अब वो क्यों दिया जाता है है ना, इसके लिए तो मतलब ये कोई बहुत ऐसा चीज़ नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके समझने की ज़रूरत पड़े, कि किसी भी चीज़ को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक जो जेनरिक नाम है वो देना ज़रूरी क्यों है, राइट? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नेमिंग क्यों ऑब्वियस हो गया? क्योंकि हर जगह, हर प्रांत में, हर जगह, हर शहर में, आप तो इंडिया में ही देख लीजिए, एक चीज़ के 25 नाम होते हैं, राइट? वैसे ही इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी सारी भाषाओं में, इतने सारे डायलेक्ट्स में, इतनी सारी लैंग्वेजेस में, कितने सारे नाम अलग अलग चीज़ों के होते हैं, राइट? तो अगर कोई एक बेसिक नाम होना, एक कॉमन नाम होना, वो बहुत ज़रूरी है
साइंटिस्ट के लिए अगर उसको पढ़ना चाहते हैं, जो उन लोगों के लिए जो उस पर शोध करते हैं उनके लिए पढ़ते हैं, हमारे लिए तो ठीक है कि हमने कुछ भी बोल दिया किसी भी चीज़ को, राइट, हमने कुछ भी नाम रख दिया, कुछ भी हमने कह के बुला लिया। लेकिन जो लोग इसके बारे में शोध करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अगर वो किसी की किताब पढ़ रहे हैं, आप मानिए कि किसी वो अमेरिकन की किताब पढ़ रहे हैं, स्पेनिश की किताब पढ़ रहे हैं, अब पता चला कि वो टमाटर को कुछ और लिख रहे हैं, हम उसको टमेटो लिख रहे हैं और हिंदी में उसको हम टमाटर लिख रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा उसको? इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा चीज़ों में, राइट। तो जो साइंटिफिक नेमिंग का जो टेक्निक है, इंटरनेशनल एक जेनरिक नेम होना इस वजह से इंपॉर्टेंट है। और दो पार्ट में वो जो नाम दिए जाते हैं, दोनों ही लैटिन ग्रामेटिकल फॉर्म्स में दिए जाते हैं, उसको हम बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है। कॉमन वर्निकुलर नेम्स फॉर द सेम प्लांट ऑफ एनिमल वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। अगेन जो मैंने आपसे कहा कि एक चीज़ का नाम बहुत सारा हो सकता है अलग अलग जगह पे। आप एक चीज़ को आप क्रो है, राइट, तो आप उसको क्रो बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में उसको कौवा बोलते हैं। अब बेचारा अगर कोई आप सोचिए कि कोई आदमी है जो कि स्टडी कर रहा है और वो किसी और भाषा में उस पर पढ़ाई कर रहा है और वो पढ़े कौवा, तो उसको तो समझ ही नहीं आएगा। तो इस वजह से किसी भी प्रजाति का जो नाम है उसके साइंटिफिक नेम्स होना बहुत ज़रूरी है, राइट। For example, the bird that we know as is goraiya in Hindi in India and Pakistan is known by different names in other countries. House sparrow in England, pardal in Spain, mosh in Holland, and suzanne in Japan, and so on. समझ गए ना आप? हमारे यहाँ वो जो छोटी सी चिड़िया जिसको हम गोरैया बोलते हैं, वो हमारे यहाँ गोरैया बोली जाती है, पाकिस्तान में हो सकता है उसको कुछ और बोला जाता हो, किसी और प्रांत में हो सकता है उसको कुछ और बोला जाता हो, कहीं पे उसको इंग्लिश का जो उसका नाम है उसको स्पैरो बोला जाता है, राइट, इंग्लैंड में। उसके अलावा उसका जो नाम है वो मूश उसको कहा जाता है हॉलैंड में, सुजून कहा जाता है उसको जापान में। तो ऐसे बहुत सारे नाम हो जाएंगे। अगर कोई आदमी उस पर पढ़ाई करेगा तो वो बेचारा वो नामों में इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि वो समझ ही नहीं पाएगा कि नाम बात हो किस चीज़ की रही है। इस वजह से उसको ये किया गया कि बीच का रास्ता निकाला गया, ये किया गया कि बहुत से काम करते हैं, इनको एक साइंटिफिक नेम रख देते हैं जो पूरी दुनिया में सेम रहेगा, राइट। उसको कोई नाम से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, वो लैटिन उस पर रहेगा, लैटिन लैंग्वेज में रहेगा और वो पूरी दुनिया में सेम चलेगा, ठीक है। इसी कारण आपको अब समझ में आ रहा है, ये जब हम बात करते थे कि बचपन में वो जब हम पढ़ते थे कि फला चीज को साइंटिफिक नेम उसका ये है ना, बड़ा इरिटेटिंग लगता था। कुछ बड़े डिफिकल्ट से नाम होते थे और ऐसा लगता था कि यार सीधा साधा अच्छा खासा टाइगर को हम टाइगर क्यों नहीं बोल सकते, और स्पैरो को हम स्पैरो क्यों नहीं बोल सकते, और नीम के पेड़ को हम नीम का पेड़ क्यों नहीं बोल सकते। इतने भारी भरकम साइंटिफिक नाम रखने का क्या तुक है? तो ये उसका तुक है, इसलिए उनको साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं। ओके, अब हम इसमें और आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर की। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज टू प्रॉपर नेम्स, है ना, दो प्रॉपर नेम होते हैं और उसका रीजन होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी नाम रख दिया, उसका रीजन होता है और बाकायदा एक तरह होता है, एक कंसेप्ट होता है जिसके थ्रू उनको नाम दिया जाता है। और वो क्या है, हम ये पढ़ते हैं। पहला जो नाम होता है वो जेनस का होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है। जेनस हमको मालूम है कि हम बात कर रहे हैं टेक्सोनोमिकल कैटेगरी की, जैसे स्पीशीज और फैमिली की बात कर रहे हैं, राइट। उसके भी वैसे ही एक जेनस होता है और पहला जो नाम होता है वो जेनस का होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है, ठीक है। दूसरा नाम जो होता है, दिस जेनस नेम कैन बी शेयर्ड अमंग द नंबर ऑफ अदर क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। अब एक जेनस में और भी जो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स हैं वो एक ही जेनस में आएंगे, राइट। तो वो जेनस नेम जो होता है वो कॉमन होता है। अब the scientific names are unique, understood and followed all over the world. They are not changed easily. They are guided by the set of rules in the International Code of Biological Nomenclature. फिर से ये एक सिंपल सा आपका नोट है कि जब हम साइंटिफिक नेम चेंज करने की बात होती है, ऑल्ट्रेशन की बात होती है, तो उसके बाकायदा एक कोड ऑफ कंडक्ट है, एक कोड ऑफ रूल बुक है जिसके थ्रू वो नाम चेंज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज कोई साइंटिस्ट उठा और उसने कहा कि नहीं नहीं मैं तो स्पैरो नहीं बोलूँगा, मैं तो उसको कुछ और बोलूँगा, या मैं इसका साइंटिफिक नेम जो है मैं वही चेंज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। उसके सेट ऑफ रूल्स हैं, उसके बाकायदा रेगुलेटरी कुछ नॉर्म्स हैं जिसके तहत वो नाम बदले जा सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के तहत निर्धारित किए जाते हैं। फाइन। और इसके अलावा अब हम इस पे आ जाते हैं दोबारा वापस बैक टू स्क्वायर वन, जो हम पढ़ रहे थे कि नाम कैसे दिए जाते हैं, ठीक है। जेनस नेम जो है वो क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स का भी हो सकता है। जेनस आप हमारे उसमें जैसे बोल सकते हैं, हमारा सरनेम होता है ना, जैसे हम उस तरह से बोल सकते हैं, राइट। क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स के जो नाम होते हैं वो जेनस के नाम होता है। जैसे
As per the convention, the genus name, generic name is always written first with the first letter capitalized. तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे हमारा सरनेम जो है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, हम उसको अपना नाम का जो भी सरनेम है आपका, शर्मा, वर्मा, श्रीवास्तव, सिंह, खान, कुरैशी, एंथनी, ब्रिगेंजा, आप अपने सरनेम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, राइट? उसी तरह इसमें जो जेनस नेम है वो जेनरिक नाम होता है और उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है। और फिर आता है स्पीशीज नेम, स्पेसिफिक नेम, फिर एक स्पेसिफिक नाम, है ना? जैसे सरनेम तो एक कॉमन हो गया, आपके भाई का भी वही सरनेम होगा, आपका भी वही सरनेम है, मम्मी पापा भी वही लिखते होंगे, राइट? पर सबके इंडिविजुअल नाम होते हैं, तो वो जो इंडिविजुअल नाम है वो सबका अपना अपना स्पेसिफिक रहता है, राइट? उसमें कोई 1 2 तो होता नहीं है। जैसे पापा का नाम अगर आपका कुछ है तो उसमें जैसे मेरे फादर का नाम नरेंद्र है तो उसमें ऐसा तो नहीं होगा कि मिस्टर नरेंद्र 1, नरेंद्र 2, नरेंद्र 3, नहीं, मेरा नाम वानिया है तो मेरा नाम जो हो गया वो स्पेसिफिक नाम हो गया, राइट? तो स्पेसिफिक नेम आ गया, फाइन, वो सबका अलग अलग होगा, वो जेनस के बाद लिखा जाता है। इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, अपने यहाँ जब हम नाम लिखते हैं तो पहले फर्स्ट नेम आता है फिर सेकंड नेम आता है, यहाँ पे फैमिली नेम आप मान लीजिए एक तरह से, तो उनका पहले आता है, जेनस का नाम पहले आता है और जो आपका जो स्पेसिफिक नेम है वो सेकंड आता है, राइट? और उसका भी जो लेटर है वो जो पहला लेटर है वो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमारे यहाँ जब हम अपना नाम लिखते हैं तो हम अपना नाम भी कैपिटल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे वो जो है वो स्मॉल केस में ही स्टार्ट किया जाता है। गॉट इट? ओके। अब दोनों ही नाम जो है वो इटैलिक्स में प्रिंट किए जाते हैं, उनको बोल्ड में और उनको इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है, हमेशा वो इस तरह से लिखे जाएंगे। जैसे ये जो लिखा गया है ये कायदे से ऐसे नहीं लिखा जाना चाहिए, इसको आप इटैलिक्स में लिखा जाएगा, वो इट विल बी रिटन लाइक दिस, इटैलिक्स में होना चाहिए वो, ठीक है? इसको इटैलिक्स में लिखा जाता है, ये उसका कोड है। उसके अलावा when handwritten both names are underlined, एग्जाम्पल, लेकिन जब आप इसको हैंड रिटन लिखते हैं तो दोनों ही नाम को अंडरलाइन करना जरूरी होता है, राइट? जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रॉक की, एग्जाम्पल हमने लिया है फ्रॉक का, इसमें फ्रॉक का राना जो है इसका जेनस है और टिग्रीना जो है इसका स्पीशीज नेम है। क्लियर हो गया ये कि नोमेनक्लेचर का फंडा कैसा होता है? अब इस पे हम और ज्यादा डिस्कशन करते हैं। कॉमन नेम, व्हाट इज योर नेम? सी, दिस इज जोक, राइट? ये बंदर है, ये ऊपर से पेड़ से लटक रहा है और वो एक जिराफ से पूछता है व्हाट इज योर नेम, है ना? हम जो किसी से मिलते हैं नए किसी फ्रेंड से तो हम उससे पूछते हैं ना कि आपका नाम क्या है, तो वैसे वो पूछ रहा है और वो पूछ रहा है कि व्हाट यू मीन, लाइक कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम, जैसे हम बोलते हैं ना कि बाहर का नाम कि घर का नाम, उसी तरह वो जिराफ उससे बोल रहा है कि कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम, राइट? तो इसी तरह से आप उसको समझ सकते हैं, कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम को जैसे हम बोलते हैं ना घर का नाम या बाहर का नाम, राइट? वैसे ही। ओके, अब हम इसको पढ़ लेते हैं कि इसको किस तरह से चलते हैं। ये जेनस ये रहा, हम अभी बात कर रहे हैं पैंथर महाराज की, तो हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल जो है वो पैंथर से हमने लिया है, स्पीशीज जो है वो पैंथर है, जेनस जो है वो पैंथरा है, फैमिली जो है वो फेलिड है, ऑर्डर जो है वो कार्निवोरा है, क्लास जो है वो मैमेलिया है, फाइलम जो है कॉर्डेटा है, किंगडम जो है एनिमिलिया है, राइट? ये इस ऑर्डर में चलता है। गॉट? जेनस जो है वो सेकंड लास्ट नीचे आता है, राइट? एनिमिलिया, कॉर्डेटा, मैमेलिया, कार्निवोरा, मैं आपको पता चल गया ना कि ऑर्डर हो गया, क्लास हो गया, इसके बारे में हम और डिटेल में और समझना हो आपको तो हम ये समझ सकते हैं कि ये स्पीशीज है, जेनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है और किंगडम है। गॉट इट? इस तरह से किंगडम में हम डिवाइड करते हैं किंगडम एनिमिलिया को। किंगडम एनिमिलिया नहीं, एक्चुअली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसी तरह डिवाइड किया जाता है। फिर thus according to the binomial nomenclature system the lion's full name is Panthera leo, right? अगर हम इसी तरह से बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम बात करते हैं तो लायन का जो पूरा नाम है वो क्या होता है? वो होता है Panthera leo। Panthera is the genus name and the Leo is a species name। ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है, right? However, the genus Panthera also includes several animals such as tiger and
अब ऐसे में जिसमें टाइगर की हम बात करते हैं तो बेसिकली अब हम उसका नाम जब बात करते हैं तो हमें जेनस तो पता चल गया कि पैंथेरा जो है उसका जेनस है। अब जितनी भी ये जो बिग कैट्स होती हैं, जो जिसको हम बोलते हैं कैट्स इन द वाइल्ड कैट्स, वो सारी आ जाती हैं एक जेनस के अंदर जिसका नाम है पैंथेरा, राइट। तो पैंथेरा, तो टाइगर का जो नाम है साइंटिफिक वो क्या नाम हो जाता है? टाइगर का नाम है पैंथेरा टिग्रिस। लेपर्ड का नाम जो है वो है पैंथेरा पार्डूस, और स्नो लेपर्ड का जो नाम है वो है पैंथेरा अनकिया। ओके, सो वी नो कि इनके जो इंडिविजुअल नाम है वो सेकंड आएंगे, और जो इनके जेनरा का नाम है, जो इनके जेनस का नाम है, वो पहला आएगा। फाइन, सो दिस इज वेरी क्लियर टू अस। अब हम आ जाते हैं साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन स्पीशीज। ह्यूमन स्पीशीज का जो साइंटिफिक नेम है वो तो हमको मालूम है, वो होमोसेपियन बोला जाता है, राइट, जिसमें सेपियन जो है, होमो जो है वो हमारा जेनरिक नाम है और सेपियन हमारा स्पेसिफिक नाम है जो कि इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गॉट इट? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कि हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं, और इसमें हम क्या समझना इंपॉर्टेंट है कि जब हम टेक्सोनॉमी की बात करते हैं तो इसमें नेम इन्वॉल्व गिविंग ऑर्गेनिजम्स टू नेम, इट इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये तो हम जानते हैं। उसके अलावा इट वाज डेवलप्ड फर्स्ट एंड यूज्ड मोस्ट कॉमनली बाय, जो सबसे पहले जिसने इसका जो जिसको कहते हैं ना कॉइन किया था, या जिसने इसका आविष्कार किया था या खोज की थी, खोज या आविष्कार तो नहीं कहेंगे एक्चुअली, लेकिन हम इसको ये कह सकते हैं कि कॉइन किया था सबसे पहले, ये जो कंसेप्ट जिस पे वर्कआउट किया था वो थे कार्ल लाइनस। तो कार्ल लाइनस के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, और इसके आगे जो हमें पता है उनके बारे में हमें ये मालूम है कि उन्होंने एक किताब लिखी थी, कौन सी, जिसमें उन्होंने जिसका टाइटल था स्पीशीज प्लांटेरम, जो कि पब्लिश हुई थी 1753 में, जिसके अंदर उन्होंने पहली बार ये सब जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो इनका कंसेप्ट था उसकी शुरुआत की थी। ओके, और इसी कारण ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर से बता रही हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, कि लाइनस को, कार्ल लाइनस को इसी वजह से, इसी कारण, क्योंकि उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट वो लाए थे, और वहाँ से ये जो नेमिंग की जो प्रक्रिया है, जो साइंटिफिक नेमिंग की जो प्रक्रिया है, उसको एक जिसको बोलते हैं रफ्तार मिली थी, एक दिशा मिली थी। इसी वजह से इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ओके, अब इसी तरह हम आ गए हैं एंड पे। हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, हमें बहुत अच्छे से एक कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में किस तरह से नाम रखे जाते हैं। दो पार्ट में नाम होते हैं, लैटिन नेम्स होते हैं दोनों ही, हमें ये भी पता है। पहला जो नेम होता है वो जेनस होता है, और सेकंड जो होता है वो स्पेसिफिक होता है ना। पहला जो जेनरिक होता है, दूसरा स्पेसिफिक होता है। पहला जेनस का नाम होता है, दूसरा इंडिविजुअल का नाम होता है। ये हमें बहुत कंसेप्ट बहुत आसानी से हमने जब पढ़े तो हमें क्लियर हो गए। इस तरह से हमारा जो क्लासिफिकेशन का जो पूरा चैप्टर था, जिसमें क्लासिफिकेशन कैसे होता है, एवोल्यूशन के बाद क्लासिफिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्यों किया जाता है, हिस्ट्री क्या है उसकी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन लाया, ये सारे कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं बहुत अच्छे से, राइट। सो अब इससे रिलेटेड जो 5 क्वेश्चंस हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। अब अगर आपको कोई भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आपको मालूम है आपको क्या करना है। आपको ऊपर जाना है, आपको लॉगिन करना है हमारी वेबसाइट पे, जिसका नाम है magnetbrains.com, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं। वहां पे जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको नीचे जितने भी हमारे टॉप कोर्सेज हैं वो मिल जाएंगे, राइट। अब जैसे आपको ओलंपियाड करना है तो आप ओलंपियाड पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज खुलेगा जिसमें आपको ओलंपियाड, जिस सब्जेक्ट में हमारे ओलंपियाड होते हैं, आपको वो बहुत क्लियरली मिल जाएगा। आपको इंग्लिश ओलंपियाड मिल जाएगा, मैथ्स ओलंपियाड मिल जाएगा, और जीके ओलंपियाड। अभी हम जीके ओलंपियाड की बात कर रहे हैं, राइट। तो आप जीके ओलंपियाड पे जाके आप क्लिक करेंगे और नीचे आपको पूरी की पूरी जो चैप्टर वाइज जो सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। जो भी कंसेप्ट आपको समझना है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपसे कहा कि हम क्वेश्चंस देने वाले हैं, जिस पे मैं नेक्स्ट उसमें क्वेश्चंस पे आपसे डिस्कशन करूंगी, एमसीक्यूज, राइट। तो अभी जैसे एमसीक्यूज से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा जो क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट है वो दोबारा रिवाइज करना है, दोबारा पढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको क्लासिफिकेशन के जो भी वीडियोज हैं, 3-4 जो भी हमारे वीडियोज हैं, आप चाहें तो जो भी कंसेप्ट आपको जिसमें कंफ्यूजन है आप या तो वो देख लीजिए, या आप पूरे वीडियोज एक साथ देख सकते हैं, राइट। तो फिर आप इस तरह से पेज ओपन होगा, आप वीडियो देखिए, आप नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपका कंसेप्ट होगा वो क्लियर होता चला जाएगा। एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो फिर आपको कुछ भी आगे पढ़ने में समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि हमारा जो टाइम टेबल है वो किस तरह से होता है। हमारे टाइम टेबल में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे हमारे जो वीडियोस हैं ओलंपियाड के वो आते हैं, जिसमें से दोपहर में 1 बजे मैथ्स का आता है और शाम को 7 बजे आता है जीके का। तो आपने एक बार जीके का आपने पूरा, आप अगर बेल आइकॉन पे कर देंगे, सेट कर देंगे, रिमाइंडर सेट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा YouTube पे जैसे मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आई एम वेरी श्योर कि हमने काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए क्लासिफिकेशन के ऊपर। इन केस है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। दूसरा, अगर उसके बाद भी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज़्यादा पर्टेनिंग है और आप बात करना चाहते हैं, तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। फाइन, आपको मालूम है दैट दिस इज 100% फ्री चैनल। आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस पे नहीं करनी है हमको। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वी कैन गो ऑन विद द नेक्स्ट कंसेप्ट्स। ठीक है, तो अब आप ये नीचे जो दिए हुए MCQs हैं आप वो अटेम्प्ट कीजिए ताकि हम आगे बढ़ें और हम नेक्स्ट सेक्शन में इनको डिस्कशन करें इनके ऊपर, और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और हम ज़्यादा रोचक जानकारियों की तरफ, और हम एनिमल किंगडम के बारे में और अच्छी बातें पता करते हैं। ओके, बाय देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू वेरी मच।